Hello and good morning everyone. I welcome you all at Doers News Analysis. Today is 27 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Doers News Analysis, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज मून लैंडिंग स्पॉट इज नाउ शिव शक्ति. अब आप सभी को पता है जहां पर हमारे विक्रम लैंडर ने क्या किया है, लैंड किया है, तो उस स्पॉट का नाम देना था. अब उस स्पॉट का नाम क्या है आपका, शिव शक्ति. तो आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट्स, ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं और आपको ये कहीं पर भी आप लिख कर रख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपके 3 फैक्ट निकल कर आते हैं. सबसे पहला फैक्ट क्या निकल कर आता है, जहां पर हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने क्या किया है, लैंडिंग की है, उस स्पॉट को हम क्या कहेंगे, शिव शक्ति कहेंगे. ओके, और जहां पर चंद्रयान 2 ने अपने फुटप्रिंट्स को क्या किए थे, छोड़े थे, है ना, जहां पर मतलब हमारा चंद्रयान 2 लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, उस फुटप्रिंट को हमने क्या कहा है, तिरंगा कहा है. ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है. और 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. तो आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स निकल कर आते हैं. तो आप देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे अनाउंस दैट द पॉइंट वेयर द विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 लैंडेड विल बी कॉल्ड शिव शक्ति एंड द पॉइंट वेयर द चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट ऑन द लूनार सरफेस विल बी कॉल्ड तिरंगा. तो लूनार सरफेस में जहां पर चंद्रयान 2 के फुटप्रिंट्स हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तिरंगा. एंड चंद्रयान 3 ने जहां पर लैंडिंग अभी की है, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं शिव शक्ति. ओके, नाउ यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिव शक्ति. तो शिव, देयर इज अ रिजोल्यूशन फॉर वेलफेयर of humanity and Shakti gives us strength to fulfill those resolution. तो मतलब एक तरीके से क्या है, शिव का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो हम ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शक्ति हमें क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि जो भी हमने रेजोल्यूशंस लिए हैं, हम उसे क्या करेंगे, हमने उसे पूरा किया है. ओके, सो यहाँ पर, और हमने तिरंगा पॉइंट क्यों उसको नाम दिया है कि ये हमें रिमाइंड करेगा कि ये फेलियर नहीं था, ये एक आगे बढ़ने का क्या था, हमारा पॉइंट था. कि मतलब यहाँ पर ये मतलब कि हमारा जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था और उस पॉइंट को हमने तिरंगा नाम दिया, इससे ये डिनोट करता है कि अभी भी हम फेल नहीं हुए हैं. हम क्या कर सकते हैं, आगे और ज्यादा जो हमने अभी हमारे फेलियर्स थे उससे हम लेसन्स लेके आगे हमारे जो भी काम है उसको हम पूरा करेंगे. ओके, तो आई होप आपको यहाँ से जितने भी 3 फैक्ट्स निकल कर आए वो सारे क्लियर होंगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल. तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन. कल का हमारा क्वेश्चन क्या था, What is the correct sequence of occurrence of the following island countries from north to south? यहाँ पर आपके पास आइलैंड कंट्रीज के नेम दिए गए हैं और उन्हें हमें अरेंज करना था कैसे, नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में. अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन है कैप वर्डे, साओ टोमो प्रिंसिपे, कोमोरोस एंड मॉरिशस. तो इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे, देन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कॉमेंट सेक्शन. कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है. जिन लोगों ने इसका आंसर किया है और जिन्होंने नहीं किया है, सभी को फिर से इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर करना है अगेन. ओके, नाउ आप मैप देखिए, आपको ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जितने भी मतलब कि आइलैंड नेशंस है वो अफ्रीका के आसपास हैं. आपको इतना पता होना चाहिए, अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास आपको ये चारों आइलैंड नेशंस देखने को मिलेंगे. ना ये है हमारा अफ्रीका. आप पहला वाला हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपको अफ्रीका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे हम देखेंगे, इसे हमने और ज्यादा थोड़ा जूम किया तो आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, ये पॉइंट यहाँ से आपको दिख रहा है कैपे वर्डे. तो ये क्या है, आपका पहला आइलैंड नेशन है. दूसरे की हमने बात करी, दूसरा जो आपका ऑप्शन था क्या था, साओ टोमे. तो साओ टोमे की बात करें, ये है हमारा अफ्रीका. आप इधर फिर से देखेंगे, इसी मैप में देखिए, आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. ये है अफ्रीका. यहाँ पर आप थोड़ा सा आएंगे, ये नीचे पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमें क्या दिखाई देता है, ये यहाँ पर हमें साओ टोमो आइलैंड दिखाई देगा. तो आप इसका जो बड़ा पिक्चर है, जूमिंग पिक्चर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी जो लोकेशन है आप इस यहाँ से ऐसे करके देख सकते हैं. ओके, ये आप लोगों को दिख रहा होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है क्या, कोमोरोस. तो कोमोरोस आप थोड़ा सा फिर से नीचे आएंगे, ये मैप देखेंगे आप, ये पूरा आपको ये दिख रहा होगा. आप थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है हमारा कौन सा,
कोमोरोस आइलैंड। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मॉरिशस की। तो मॉरिशस क्या है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के साइड में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, मेडागास्कर के साइड में आपको ये जो पॉइंट है ये क्या है, आपका मॉरिशस है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे मैप से क्लियर हो रहा होगा। तो आपको देखिए ये सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 4, इट इज ऑलरेडी इन अ सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ का जो हमें यहाँ पर सीक्वेंस बनाना है ना, तो ये ऑलरेडी क्या है, फर्स्ट नंबर पे आपका कैपे वर्ड है, सेकंड इज साओ टोमे प्रिंसिपे, थर्ड इज कोमोरोस एंड फोर्थ इज मॉरिशस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो आई होप यहाँ पे सभी के आंसर करेक्ट होंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ occurrence of the following passes as one proceed from east to west। अब आपके पास ये आपको इंडियन कंटेक्स्ट में देखना है। ओके, बमला, तिपुहा पास एंड कारदागलुंगला, नाथुला, आपके पास यहाँ पे पासेस के नेम दिए गए हैं और हमें ये बताना है इसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको याद रखना ये हम अगर ऐसे देखें, ये आप ऐसे बनाए तो ये होता है हमारा ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ये हुआ हमारा नॉर्थ और ये साउथ। तो हमें कैसे जाना, हमारा सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें प्रोसीड करना है और उस बेसिस पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पास पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। आपके पास ऑप्शन है 2 1 3 4, 1 2 4 3, 2 1 4 3 एंड 2 4 1 3। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कर दिया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following have species that can establish a symbolic relationship with other organism। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बता दिया जाए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर विद अदर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब एक तरीके से ये है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर रहे हैं, एक उनका क्या है, आपस में आकर उनका रिलेशनशिप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन प्लांट है, उसके लीव्स क्या है, ग्रीन है, और दूसरा यहाँ पर कैसा प्लांट है, वो प्लांट तो है लिविंग प्लांट है बट उसकी लीव्स क्या है, ग्रीन नहीं है, येलोइश कलर में है। और आप लोगों को पता है कि अगर येलोइश कलर की लीव्स होती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी तो उनको खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या करती हैं, जहां भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके आसपास होती हैं, है ना। इससे क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो अपना फूड इनको प्रोवाइड करते हैं, और ये जितने भी येलो प्लांट्स होते हैं वो मान लीजिए क्या कर रहे हैं, आपका जो मिनरल्स है, वाटर से अदर जो भी वो हेल्प कर सकते हैं वो ग्रीन प्लांट्स की यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। इसी के चलते आप लोगों को ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपके पास है फंगी, प्रोटोजोआ एंड सिंडेरियंस। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से स्पीशीज आपके यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या कर सकती हैं, एस्टैब्लिश कर सकती हैं। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 and 3। तो राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ओके, व्हाट तराई टाइगर्स ईट एंड व्हाट इट टेल्स अबाउट द हैबिटेट। यहाँ पर बात हो रही किसकी, टाइगर्स की। अब क्या हुआ है यहाँ पर, जो तराई टाइगर्स होते हैं, तराई टाइगर्स की अगर हम बात करें, जो आपकी शिवालिक हिल्स हैं, शिवालिक हिल्स लोअर हिमालयस है, भाभरा के नीचे का जो फुट हिल आपका आता है, तो यहाँ पर जो टाइगर्स पाए जाते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की आपका हो गया, अमरगढ़, ओके, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, नंदथुरा, सोहाबगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पर जो टाइगर्स पाए जाते हैं तो हमें ये बताना कि उनकी ईटिंग हैबिट कैसी है, उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च की गई। कैसे रिसर्च की, जो टाइगर्स के फीसेस थे, है ना, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट था, उससे यहाँ पर पता लगाया गया कि उनका क्या है, जो ईटिंग हैबिटेट है, उनकी जो फूड हैबिट है वो कैसी है। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस रीजन में, ये जो आपका रीजन है, हम जिसकी तरह रीजन की बात कर रहे हैं, शिवालिक हिल्स लोअर हिमालय लेयर्स जो है, वहां पर मेनली हमें मैमेलियंस पाए जाते हैं, जैसे कि हम हार्बीवोरस की बात करते हैं, गौर, नीलगार, सांभार, नॉर्थर्न स्वैम्प डियर, वाइल्ड पिग, चीताल, गोरल, कार्निवोरस सच एज लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, हरियाण। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये हमें पाए जाते हैं। तो स्पेशली हमें यहाँ पर ये पता चलता है, जो फीसेस ऑफ एनिमल्स हमसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी उनके फीसेस होते हैं उसमें से 510
हमें क्या मिले हैं, जेनेटिक्स यहाँ पे मिले हैं। जेनेटिक्स के सैंपल आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, किसके, टाइगर के फेसेस से। मतलब टाइगर का जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसकी जब यहाँ पे हमने उसमें देखा कि क्या क्या चीजें हमें मिल पाती हैं, तो उसमें से हमें 510 जेनेटिकली कंफर्म सैंपल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें से हमें 10 जो वाइल्ड अनरेगुलेटेड लाइव स्टॉक्स थे, स्प्रे स्पीशीज थी, उसको हमने आइडेंटिफाई यहाँ पर किया है। ओके, तो स्पेशली अभी हम यहाँ से क्या पता चलता है कि इसका जो हैबिट कैसा होगा, वहां पर जितने भी कार्निवोरस और जो लाइव स्टॉक्स एनिमल्स हैं, है ना, वो ज्यादातर जो टाइगर्स हैं आपका यहाँ पर क्या करते हैं, उनका फूड यहाँ पर बनते हैं, उनका प्रे बनते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टेंजिबल हेरिटेज इज द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, सीज मोदी। अब आप सभी को पता है यहाँ पर G20 की कल्चरल मिनिस्ट्रल मीटिंग चल रही है, कहाँ, वाराणसी में। ओके, हमारी जो G20 की समिट होने वाली है वो कब होगी, 9 सितंबर को यहाँ पर होगी। 9 सितंबर को यहाँ पर हमारी मेन मीटिंग होगी। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, जब भी कोई यहाँ पर समिट होती है, G20 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब एक दिन में ही तो सारी समिट्स, हमें बहुत सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कशन करना होता है, एक दिन पे वो सारी चीजें तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए क्या होता है कि जो हमारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं, हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उसके लिए वहां पर क्या होती है, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो उनके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, अभी हमारी क्या चल रही है यहाँ पर G20 की कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग चल रही है। तो कल्चरल को लेकर यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि जो टेंजिबल हेरिटेज इज द हिस्ट्री, जो हम हेरिटेज की बात करते हैं, इससे क्या पता है कि हमारे जो नेशंस की एक तरीके से क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। हिस्ट्री और जो हेरिटेज होता है, हर एक नेशन की क्या होती है, वो आइडेंटिटी होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसलिए इस टाइम पर सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में किस पर फोकस किया जा रहा है, हमारी हिस्ट्री पर, और हमारा जो हेरिटेज कल्चर है वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आप देखेंगे, आफ्टर ऑल कल्चरल हेरिटेज इज नॉट जस्ट वॉट इट कास्ट इन स्टोन, इट ऑल्सो द ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स दैट आर हैंडेड डाउन द जनरेशन। यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज की बात की जा रही है कि सिर्फ कल्चरल हेरिटेज वो नहीं है कि हमने स्टोन में उसे कास्ट कर दिया। हमें सारी चीजें कहाँ से पता चलती हैं कि हम केव्स देखते हैं, वहां पर बहुत सारी कार्विंग की जाती हैं, तो वो सिर्फ हमारा हेरिटेज नहीं है। हेरिटेज की अगर हम बात करते हैं, वो क्या करता है, जनरेशन टू जनरेशन जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स है, उसको हैंड ओवर करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, पार्ट करता है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया टेक प्राइड्स इन इट्स 2000 ईयर ओल्ड क्राफ्ट हेरिटेज विथ नियरली 3000 यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट। इंडिया का अगर हम प्राइड की बात करते हैं तो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा प्राइड की बात यहाँ पर क्या आती है कि हमारे पास यहाँ पर 2000 साल पुराना क्राफ्ट हेरिटेज है और 3000 से भी ज्यादा यूनिक आर्ट्स और क्राफ्ट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ इसी के चलते हम यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि योर वर्क रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ 4 C's, कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन। तो आप लोगों को ये यहाँ पर नोट डाउन करना है। इस तरीके से जो आपके जो 4 C's होते हैं, है ना, यहाँ पे 2 D's होते हैं, 4 D's होते हैं, ये जो आप है हमारी जो वेरियस मीटिंग से निकल कर आता, आप इसको अलग से कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 C's क्या है, कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन। तो योर वर्क रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ 4 C's, कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन। इट विल इनेबल अस टू हार्नेस द पावर ऑफ कल्चर टू बिल्ड अ कंपनसेट, ठीक है, इंक्लूसिव एंड पीसफुल फ्यूचर। तो ये क्या कर रहा है, अगर हम कल्चर को साथ में लाते हैं, कल्चर के साथ क्रिएटिविटी आती है, कॉमर्स आता है और कोलैबोरेशन होगा, तो इससे क्या कर सकते हैं, कल्चर भी हमारा होगा, कल्चर आपका पावरफुल होगा, हमारा हेरिटेज यहाँ पर पावर होगा। अगर आपकी हिस्ट्री यहाँ पे स्ट्रांग है तो ये क्या करेगा, एक पीसफुल फ्यूचर को हमारे साथ यहाँ पे, एक इंक्लूसिव पीसफुल फ्यूचर को हम इंश्योर कर सकते हैं। ओके, नाउ आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो आप लोगों को ये 4 C's यहाँ पर याद रखना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, चाइना सेंड्स एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स ताइवान आफ्टर यूएस ओकेज आर्म सेल। ओके, हम यहाँ पर हमें देखेंगे 32 एयरक्राफ्ट फ्रॉम द पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड 9 वेसल्स फ्रॉम द नेवी वर डिटेक्टेड इन 24 आवर्स, सीज मिनिस्ट्री स्टेटमेंट। तो यहाँ पर चाइना ने ताइवान की तरफ हमें क्या किए हैं, एयरक्राफ्ट सेंड करते हुए नजर आए। अब फर्दर हम देखते हैं कि इस रीजन में टेंशन इंक्रीज होने वाले हैं, हमें समझ में आ रहा है, जो कि इंडिया के लिए भी क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसर्न, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसर्न समझ में आते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, एक डायलेमा हो जाएगा कि हम किसका साथ दें, ताइवान का साथ दें, चाइना का साथ दें या फिर यूएसए का साथ दें। तो यूएसए और ताइवान तो आप सभी को पता है एक साथ है, चाइना के साथ हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या आ जाता है, एक डायलेमा क्रिएट हो जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है
Now, missed childhood TB cases impede achieving 2025 गोल। अब इंडिया का ये 2025 तक ये गोल है कि हमें क्या करना है, टीबी को एलिमिनेट करना है इंडिया से, मतलब कि टीबी को पूरी तरीके से खत्म करना है। बट हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो टीबी के केसेस हैं, ट्यूबरक्लोसिस आपका, इसके जो केसेस हैं, स्पेशली इसमें जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, मिस्ड हो रहे हैं, है ना। बच्चे यहाँ पे मिस्ड हो रहे हैं। कैसे मिस्ड हो रहे हैं कि हम उन्हें डायग्नोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे ग्लोबली एटलीस्ट 1.2 मिलियन चिल्ड्रन एज लेस देन 15 ईयर फॉल इल विद टीबी एवरी ईयर। हर साल यहाँ पर 1.2 मिलियन जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे टीबी से डायग्नोस्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हम 56% ही क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर डिटेक्शन हो पा रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो 56% जो बच्चे हैं उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको यहाँ पर क्या है, टीबी है। ओके अब उसके बाद यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो हमें ये कहा जा रहा है कि द एस्टिमेटेड मॉर्टेलिटी of children with TB who fails to receive treatment is about 22%। यहाँ पर बच्चों को टीबी तो है बट उसमें से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। जिन बच्चों को जिन बच्चों को टीबी है उनको यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। तो उनका रेट कितना है यहाँ पे 22%, मतलब 22% बच्चों को टीबी का सही ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल चाइल्डहुड टीबी बर्डन। टोटल इंडिया की बात करते हैं तो ग्लोबली इंडिया यहाँ पर 1/3 जो है क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है चाइल्ड टीबी बर्डन का। ओके नाउ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वाइल नंबर ऑफ टीबी केसेस नोटिफाइड इन इंडिया हैज इंक्रीज सिंस 2015, नोटिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड टीबी हैव रिमेन्ड कांस्टेंट एट 6% ईच ईयर। यहाँ पर 2015 से आप देखेंगे जो टीबी के केसेस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट जो हम चाइल्डहुड टीबी की बात करते हैं वो अभी भी क्या है, हमारा 6% ही है। उस डेटा में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो बच्चों में टीबी है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। Now nearly 0.34 million children in India aged less than 15 years are estimated to get TB disease every year। यहाँ पर हर साल मतलब कि 0.34 जो मिलियन बच्चे हैं वो हर साल यहाँ पे एस्टिमेटेड है कि उनको क्या होता है, टीबी होता है। ओके तो इन दिस एज ग्रुप में हमें 13% क्या देखने को मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन दिख रहा है चाइल्डहुड टीबी में। नाउ नेक्स्ट इसमें 2022 का डेटा है। सो इन 2022 1,35,734 चिल्ड्रंस नोटिफाई हुए थे, मतलब कि इन बच्चों को हमने नोटिफाई किया था कि इन बच्चों को टीबी है। बट स्टिल यहाँ पर 2 लाख चिल्ड्रन मतलब 40% यहाँ पे जो बच्चे हैं अभी भी क्या है, मिस्ड हैं, मतलब कि उन्हें हम डायग्नोज नहीं कर पाए हैं। लास्ट ईयर से ये 1 साल का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 साल में हमने 40% जो बच्चे हैं अभी भी क्या है, उन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। ओके नाउ इन 2022 ऑफ द 3 lakh molecular tests performed on children, just 37,000 12% were bacteriologically confirmed। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2022 में हमने 3 लाख मॉलिक्यूलर टेस्ट यहाँ पर किए थे बच्चों के ऊपर, बट उसमें से सिर्फ 37,000 मतलब कि 12% बच्चों को ही क्या हुआ है, बैक्टीरियोलॉजिकली यहाँ पर हमें कंफर्म केसेस दिखाई दिए हैं। ओके तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है कि 2025 तक हमें जो टीबी को एलिमिनेट करना है उसमें भी अभी भी हमारे पास क्या है, बहुत सारे हर्डल्स हैं। स्पेशली यहाँ पर जो चाइल्डहुड टीबी की हम बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा हमारे लिए क्या हो रहा है, इशू यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके मूव करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे स्नैपशॉट्स आ जाते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ये क्या है, कार्बन ऑफसेट फ्रॉम फॉरेस्ट कंजर्वेशन ओवर एस्टिमेटेड। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, रेड प्लस की। आप सभी को यहाँ पर रेड प्लस के बारे में पता होगा, REDD+। ये क्या है, रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत यहाँ पर हमें ये होता है कि किस तरीके से जो आपका एमिशन है, कार्बन का एमिशन, उसे कम किया जाए। सो व्हाट इज कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन ऑफसेट ये होता है कि जैसे कि हमने कुछ ऐसे काम किए, हमने पेड़ काटे, अब उसे कंपनसेट करने के लिए क्या करना होगा कि जैसे देखिए कार्बन हमने काटा, मतलब सॉरी हमने फॉरेस्ट कट किया, इसका मतलब क्या हो, कार्बन का एमिशन ज्यादा होगा। अब उसे कंपनसेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बन ऑफसेट। सो कार्बन ऑफसेट इज समथिंग दैट इज डन टू कंपनसेट फॉर कार्बन एमिशन। यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, उसे कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया है, उसे हम कहते हैं कार्बन ऑफसेट। ओके आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो कार्बन ऑफसेट फ्रॉम फॉरेस्ट कंजर्वेशन ओवर एस्टिमेटेड, यहाँ पर कार्बन ऑफसेट जो हुआ फॉरेस्ट कंजर्वेशन से वो क्या हो चुका आपका, ओवर एस्टिमेटेड
टर्मिनेट हो चुका है। हम रेड प्लस की बात करते हैं तो उनके द्वारा वेरियस यहाँ पे प्रोग्राम्स आए थे, जैसे कि हम रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, तो बट अभी भी इसके कोई जो बेनिफिट्स हैं वो हमें नजर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। रिसर्चर्स इवेल्युएट 26 रेड प्लस projects and used control methods to estimate how much deforestation the projects prevented। तो यहाँ पर रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि ये एवोल्यूशन हुआ है कि 26 यहाँ पर रेड प्लस के जो प्रोजेक्ट्स थे उससे यहाँ पर हमें अभी भी कोई भी कंट्रोल सामने नजर नहीं आया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पिको फ्लेयर जेट विद इन अ कोरोनल होल पावर सन सोलार्स विंड। यहाँ पर बात की जा रही है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट इमेज ऑफ द सन ऑब्टेन्ड बाय द सोलार ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट। यहाँ पर सोलार का जो ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट से वहाँ से कुछ पिक्चर्स निकली हैं। इससे हमें क्या देखने को मिलता है, पिको फ्लेयर्स जेट। ये क्या कहा, इनको हम क्या कह रहे हैं, पिको फ्लेयर जेट कह रहे हैं। इनका जो सप्लाई है इसमें मतलब कि इनकी जो सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई से ये कहा जा रहा है कुछ एनर्जी और प्लाज्मा ऑफ द सोलार विंड है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है, हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इमरजेंस हो रहा है ये अननोन है, अभी इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। फर्दर देखते हैं इससे क्या सामने निकल कर आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू PRR इनहेंस इम्यूनिटी टू पाइथोप्लेथोरा इन्फेस्टेंस। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे वाइल्ड पोटैटोज की। सो जेनेटिक स्क्रीन ऑफ वाइल्ड पोटैटोज एंड द अदर सोलेनम स्पीशीज हैव रिपेल्ड पेरू अ नोवल प्लांट सेल सरफेस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। यहाँ पर किसकी बात हो रही, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की। PRR का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है आपका, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की बात की जा रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ न्यू रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो क्रॉप है, क्रॉप का जो रेजिलेंस है उसमें हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। इम्यूनिटी जो है प्लांट्स की उसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड की है, जिससे कि जो माइक्रोबैक्टीरियल आपके जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे वो क्या कर सके, डील कर सके। ओके, मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आफ्टर चंद्रयान 3 व्हाट आर इसरोज प्लान। अब हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पर सभी को पता है चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब इसरो के क्या अदर प्लान्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि कुछ दिनों बाद ही हम यहाँ पर किसको, आदित्य आपका जो सन मिशन है ना, हमें यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आदित्य L1, जिसमें हम जो सन की ग्रेटर डिटेल्स है उसके बारे में ये आपका साइंटिफिक मिशन होगा। तो अर्लीस्ट वन हमारा क्या है, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, साइंटिफिक मिशन है टू स्टडी द सन इन अ ग्रेटर डिटेल्स। सन को हमें एक ग्रेटर डिटेल्स में स्टडी करने के लिए हम इस मिशन को कंडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा गगनयान मिशन है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो दिस विल हैपन अलोंगसाइड 2 फ्लाइट्स ऑफ द मॉडिफाइड LV-M3 टू टेस्ट द गगनयान मिशन क्रूजकीप सिस्टम। जहां पर क्या होगा, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं 2024 की। तो 24 में ये इसरो के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमारा मच अवेटेड निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। निसार सैटेलाइट के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये जो सैटेलाइट है वो इसरो और नासा के द्वारा ज्वाइंटली बिल्ड किया जा रहा है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर जो अर्थ का सरफेस है वहाँ की जो नेचुरल प्रोसेसेस है 3 साल के लिए उसकी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। तो ये ज्वाइंट प्रोग्राम है, मतलब ज्वाइंट सैटेलाइट प्रोग्राम है, किसके द्वारा, इसरो और नासा के द्वारा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ मेजर लॉन्चेस आएंगे, गगनयान 1 और गगनयान 2 आएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये कुछ हमारे आने वाले इसरो के फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या ये कहा जा रहा है कि हमारे क्या और मून मिशन भी होंगे। तो ठीक है, चंद्रयान 3 हमारा एक्चुअली बहुत बड़ा मतलब कि एक्सप्लोरेशन है, जहाँ पर हम लूनार जो आपका है मून है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और हम ये अब उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा चंद्रयान 5 और 6 और भी ज्यादा यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मिशन हो सकते हैं। हमने यहाँ पे जापान के साथ कोलैबोरेशन किया है। इन कोलैबोरेशन विद जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इज डेवलपिंग सिस्टम फॉर द लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन। तो यहाँ पर जो हमने किसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ, जिसमें हम जो लूनार है हमारा मून है उसका पोलार को एक्सप्लोरेशन हमारा जो मिशन है उसके साथ हम यहाँ पे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसरो साइंटिस्ट इसे ये जो मिशन है उसे चंद्रयान 4 का नाम दे रहे हैं, कि ये जो हम जापान के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है तो ये जो हमारा मिशन है वो उसे हम चंद्रयान 4 का नाम दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के। अब हम फर्दर देखते हैं, इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि हम स्पेस सेक्टर में यहाँ पर जितने भी हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम क्या करें,
सफलता हासिल करें। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाई वॉज अ 40% ड्यूटी इम्पोज ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर 19 अगस्त को गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनियन ड्यूटी मतलब कि जो आपके अनियन एक्सपोर्ट्स है उसमें 40% ड्यूटी को इम्पोज किया है। क्यों इम्पोज किया है? क्योंकि देखिए अनियन का जो वेदर पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है ना, और अगर उसको थोड़ा सा माइल्ड होता है वेदर, मतलब उसको थोड़ा माइल्ड चाहिए होता है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मतलब कि किसी भी क्रॉप को उसके अकॉर्डिंग का यहाँ पर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, वेदर नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है यहाँ पर अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो सेम गोज विद अनियन। यहाँ पे अनियन के साथ भी ऐसी ही चीजें होती हैं जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है कि जो अनियन की ग्रोथ है उसमें हमें थोड़ा सा मिसमैच दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो अनियन होता है आपका वो 3 यहाँ पर सीजन में ग्रो करता है मेनली, जिसको हम कहते हैं खारिफ, लेट खारिफ और राबी। आपका खारिफ क्रॉप कब प्लांट की जाती है? जुलाई टू अगस्त, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो अक्टूबर और दिसंबर में की जाती है। लेट खारिफ की बात करते हैं तो लेट खारिफ यहाँ पर अक्टूबर टू नवंबर हार्वेस्ट की जाती है, और जो आपका राबी है उसकी हार्वेस्टिंग यहाँ पे एंड ऑफ द मार्च टू मई यहाँ पर प्लांट किया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र क्या है आपका लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? मध्य प्रदेश। आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में 39% कॉन्ट्रीब्यूशन है और मध्य प्रदेश का यहाँ पर 17% यहाँ पर क्या होता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमारे जो अदर स्टेट्स हैं, कर्नाटका आ जाता है आपका, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, ये अदर यहाँ पर स्टेट्स हैं। ओके, नाउ कंसर्न क्या आ रहा है? सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न आ रहा है स्टोरेज का। हमने अपना स्टोरेज साइज तो बढ़ाया है, बट उसके साथ साथ सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अनियन यूजली ग्रो बेस्ट अंडर माइल्ड वेदर। यहाँ पर जब माइल्ड वेदर रहता है तो अनियन बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, बट हमें आप सभी को पता है कि इस साल जो हमारा फेब टू मार्च का वेदर था वो कितना ज्यादा हॉट रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पर गर्म रहा है। इसके कारण यहाँ पर जो अनियन थे वो जल्दी मैच्योर हो गए, और जल्दी जब मैच्योर हो गए वो, तो उनका जो बल्ब साइज है, आपका जो ये अनियन होता है इस तरीके से होता है, सॉरी ये मेरी ड्राइंग पर आप लोग मत जाइएगा, ये आपका अनियन इस साइज का होता है, इसका जो बल्ब होता है अंदर वो क्या हो गया, यहाँ पर स्मॉल रह गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो अनसीजनल रेनफॉल यहाँ पर आपका हो रहा है, ये सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसके कारण ये हमारे जो क्रॉप है उस पर भी क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। इसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या किया, 40% यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की है। इससे क्या होगा हमारा, तो इंडिया यहाँ पे क्या कितना अनियन एक्सपोर्ट करता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडिया इज अ थर्ड कंट्री जो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या करता है, अनियन को एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया यहाँ पे कितना एक्सपोर्ट करता है, 2.5 मिलियन of fresh onion worth approximately 4,522 crores in 2022 and 23 में हमने 2.5 मिलियन टन ऑफ क्या किए थे, अनियन को एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया के डेटा के द्वारा यहाँ पर कॉमरेड्स का डेटा है वो बताता है कि इंडिया क्या है आपका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सबसे बड़ा कौन सा आपका नीदरलैंड है, और उसके बाद मैक्सिको। नीदरलैंड यहाँ पे 15.8% एक्सपोर्ट करता है अनियंस का, और मैक्सिको यहाँ पे 11.7%, और इंडिया का जो मार्केट है यहाँ पे 10% का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का रहता है। इंडिया किसको यहाँ पर इंक्लूड है हमारे एक्सपोर्ट में, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, कतर, वियतनाम, ओमान एंड कुवैत। तो यहाँ पर ये जो मतलब कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इन कंट्रीज को यहाँ पर 40% ड्यूटीज मतलब ये एक्सपोर्ट के चार्जेस यहाँ पर पे करने होंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब इससे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिलेगी, है ना, और एक्सपोर्ट कम होगा। तो इसके साथ साथ जिससे कि ये हमने ड्यूटी क्यों लगाई, इससे क्या हो सके, जो मार्केट में सप्लाई है और डिमांड है इसका जो गैप है उसको हम बिल्ड कर सकें, क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड का अगर गैप आएगा तो कंट्री में क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा। तो आप सभी को पता है जो हमारे इन्फ्लेशन रेट जब होता है तो आरबीआई यहाँ पर एक्शन में आती है, और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो हमारे वेरियस रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इनमें चेंजेस किए जाते हैं। जब इनमें चेंजेस होते हैं तो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होता है, और इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है, आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाई होता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर हर्डल मतलब कि एक हिंडर की तरह सामने आता है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। सो हमारे जितने भी न्यूज एंड आर्टिकल्स थे हमने उन्हें सब डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आर्टिकल्स तो हमारे यहीं पर होते हैं खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, ओके वेट अ मिनट, ओके ना,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कौन से स्पीशीज हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर क्या करती हैं, आपकी बना सकती हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडेरियंस एंड डिनोफेंजिल एल्गी इट टर्म इज सिम्बायोटिक बिकॉज बोथ द एनिमल होस्ट एंड द एल्गी आर री बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन। यहाँ पर जो सिंडेरियंस हैं वो किसके साथ यहाँ पर एसोसिएट होते हैं, किसके साथ उनका रिलेशन होता है, डाइनोफ्लैंजिलेट एल्गी के साथ होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन होता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, सिंडेरियंस क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फंजी की बात करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर जो फंगी आपके होते हैं वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या होते हैं, आपके एसोसिएट होते हैं, जैसे कि वो पैरासाइट्स के साथ होते हैं, है ना, और यहाँ पे वो होस्ट को भी ब्रेक करने में काम करते हैं। तो आपके फंगी भी क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। हम प्रोटोजोआस की बात करते हैं तो प्रोटोजो यहाँ पे म्यूचुअली यहाँ पे किससे होते हैं, एसोसिएट होते हैं प्रोटोजोन से। हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोन्स यहाँ पे यूनिसेलुलर सिम्बायोटिक इनका रिलेशनशिप होता है, किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, और यूनिसेलुलर एल्गी के साथ इनका रिलेशनशिप होता है। ओके, तो आपका यहाँ पर जो थर्ड है वो भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 3। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देखना है। कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को विथ मैप प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।